नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री के उस सीक्रेट कोड को क्रैक करने वाले हैं जिससे सच पूछिए तो ये पूरा यूनिवर्स चलता है। हाँ, और ये कोड है केमिकल इक्वेशंस। हमारे पास कुछ कमाल के विजुअल नोट्स हैं और साथ में एनसीईआरटी की किताब भी जो हमारी गाइड बनेगी। बिल्कुल। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि दूध क्यों फटता है या लोहे पर जंग क्यों लगता है। नहीं, हमारा मिशन है उस भाषा को समझना जिसमें एटम्स एक दूसरे से बात करते हैं। हम देखेंगे कि ये कोड लिखा कैसे जाता है और ये हमें दोस्ती, दुश्मनी और अदला बदली की वो कहानियां कैसे बताता है जो हर पल हमारे चारों ओर एटम्स की दुनिया में हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम कहते हैं केमिकल चेंज तो इसका असल में मतलब क्या है? नोट्स में कुछ रोजमर्रा के उदाहरण हैं। खाना पकाना, दूध का दही बनना, हमारा सांस लेना तक, ये सब इतने अलग हैं लेकिन इनमें एक बात कॉमन है। वो क्या है? कॉमन बात यह है कि इन सभी प्रोसेस में जो ओरिजिनल चीज थी उसकी पहचान ही बदल गई। पहचान ही बदल गई। हाँ, एक बार दूध से दही बन गया तो आप वापस दूध नहीं बना सकते। पकी हुई सब्जी वापस कच्ची नहीं हो सकती। मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिससे एटम्स के लेवल पर बॉन्ड्स टूटे हैं और नए बॉन्ड्स बने हैं। और ये इरिवर्सिबल है। बिल्कुल। इसी इरिवर्सिबल बदलाव को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई परिभाषा। लेकिन मान लीजिए मैं लैब में हूं या किचन में ही, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? क्या इसके कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और ये 4 बड़े इंटरेस्टिंग क्लूज हैं। पहला, स्टेट में चेंज, यानी पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। जैसे मोमबत्ती का जलना? हाँ, जैसे मोमबत्ती जलती है तो सॉलिड मोम लिक्विड और गैस में बदल जाता है। दूसरा, कलर में चेंज? तीसरा, किसी गैस का निकलना जैसे बबल्स उठना। ओके। और चौथा, टेम्परेचर में चेंज, मतलब चीज या तो गर्म हो जाएगी या ठंडी। टेम्परेचर वाला बड़ा दिलचस्प है। मतलब बिना गर्म किए भी कोई चीज गर्म हो सकती है? एग्जैक्टली। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जो एनसीईआरटी में भी है। अगर आप बिना बुझे चूने यानी क्विक लाइम में थोड़ा पानी डालें तो वो बर्तन इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसे छू नहीं पाएंगे। अरे वाह! क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड और पानी रिएक्ट करते हैं तो वो बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। अच्छा। ये सारे संकेत हमें बताते हैं कि सतह के नीचे एटॉमिक लेवल पर कुछ बड़ा चल रहा है। ओके, तो हमने रिएक्शन को पहचान लिया। अब आती है इसे लिखने की बारी, वो कोड जिसकी हम बात कर रहे थे। केमिकल इक्वेशंस। हाँ, नोट्स में मैग्नीशियम रिबन को जलाने का उदाहरण है। पहले इसे शब्दों में लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और फिर एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो सिंपल है। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी इसमें एक बहुत विजुअल डिटेल जोड़ता है। ये कोई मामूली आग नहीं है। अच्छा? मैग्नीशियम रिबन एक डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम यानी चकाचौंध कर देने वाली सफेद लौ के साथ जलता है, जैसे कोई फुलझड़ी हो। वाह! और जलने के बाद एक सफेद पाउडर बनता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इसे साइंटिस्ट की भाषा में लिखते हैं, यानी सिंबल्स और फॉर्मूला इस्तेमाल करके। Mg + O2 ड्राइज MgO। एक मिनट, यहां कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ? इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर यानी रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, O2, लेकिन राइट साइड पर यानी प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम है, MgO में। एक ऑक्सीजन एटम कहाँ गया? क्या वो गायब हो गया? बहुत बढ़िया सवाल। और यहीं पर केमिस्ट्री का सबसे फंडामेंटल लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके। ये नियम कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप एटम्स को बना या मिटा नहीं सकते, आप सिर्फ उनकी अरेंजमेंट बदल सकते हैं। अच्छा। जितने एटम्स रिएक्शन शुरू होने से पहले थे उतने ही रिएक्शन खत्म होने के बाद भी होने चाहिए। तराजू के दोनों पलड़े हमेशा बराबर रहने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी Mg + O2 देन MgO वाली इक्वेशन अधूरी है या गलत है? अधूरी है कह सकते हैं। इसे बैलेंस करना पड़ेगा। इसे ठीक करना पड़ेगा? बिल्कुल। और ये बहुत आसान है। हमें ऑक्सीजन के 2 एटम चाहिए राइट साइड में, तो हम MgO के आगे 2 लगा देते हैं। ठीक है। अब इक्वेशन हुई Mg + O2 2MgO। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर मैग्नीशियम बिगड़ गया। हाँ, अब राइट में 2 Mg हैं और लेफ्ट में सिर्फ एक। तो हम लेफ्ट वाले Mg के आगे भी 2 लगा देते हैं। तो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हुई 2Mg + O2 2MgO। अच्छा, अब समझ आया, दोनों तरफ 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। लेकिन ये तो एक सिंपल इक्वेशन थी।
नोट्स में एक और मुश्किल उदाहरण है Fe प्लस H2O 2Fe3O4 प्लस H2। यहाँ आयरन यानी Fe पानी की भाप मतलब स्टीम से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। हाँ, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आयरन 1 से 3 हो गया, ऑक्सीजन 1 से 4 हो गया। इसे कैसे सुलझाएंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब हम बस अंदाजा लगा रहे हैं, इसका कोई सीधा मैथमेटिकल तरीका नहीं है। ये एक बहुत वैलिड सवाल है। देखो, हायर केमिस्ट्री में इसके ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल का लॉजिक भी बहुत मजबूत है। अच्छा। इसका मूल मंत्र है सबसे जटिल, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज को पहले पकड़ो। इस इक्वेशन में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? Fe3O4? सही। इसमें 4 ऑक्सीजन एटम है, तो हमें दूसरी तरफ भी 4 चाहिए। तो हम H2O के आगे 4 लगा देंगे। बिल्कुल। तो अब हमारे पास है Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर अब हाइड्रोजन का खेल बिगड़ गया। हाँ, लेफ्ट में 4 गुणा 2 यानी 8 हाइड्रोजन हो गए। एग्जैक्टली, ये एक पहेली की तरह है। एक चीज ठीक करो तो दूसरी हिल जाती है। तो अब राइट साइड में H2O के आगे 4 लगा दो, तो हाइड्रोजन भी 8 हो गए। अब क्या बचा? सिर्फ आयरन। बस राइट में 3 है, तो लेफ्ट में Fe के आगे 3 लगा दो और होगी पहली सॉल्व। 3Fe प्लस 4H2O इंटू Fe3O4 प्लस 4H2O। वाह, तो ये अंदाजा नहीं बल्कि एक लॉजिकल पजल सॉल्व करने जैसा है। बिल्कुल। ये तरीका तो काफी बेहतर है समझने के लिए। चलिए, अब जब हमने इक्वेशंस लिखना और बैलेंस करना सीख लिया है, तो रिएक्शंस के प्रकारों पर आते हैं। नोट्स में इन्हें बड़े मजेदार तरीके से समझाया गया है। दोस्ती वाली रिएक्शन और ब्रेकअप वाली रिएक्शन। हाँ, बिल्कुल। और ये एनालॉजी बहुत काम की है। दोस्ती वाली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। ओके। इसमें 2 या 2 से ज्यादा सिंपल चीजें मिलकर एक कॉम्प्लेक्स चीज बनाती हैं। जैसे A और B दोस्त बनकर AB बन गए। जैसे चूने में पानी मिलाना? हाँ, वो इसका परफेक्ट केस है। CaO प्लस H2O मिलकर CaOH2 बन गए और उसमें बहुत गर्मी निकली थी। हाँ, वो तो थी। और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। जब भी कोई मजबूत दोस्ती या बॉन्ड बनता है तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो हीट के रूप में बाहर निकल जाती है। अच्छा। इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक कहते हैं। हमारा सांस लेना यानी रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सच में? हाँ, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें एनर्जी देता है। ये तो कमाल है। और ब्रेकअप वाली रिएक्शन है डीकॉम्पोजिशन यानी वियोजन। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स चीज टूटकर सिंपल चीजों में बिखर जाती है। मतलब? AB का ब्रेकअप हो गया और वो वापस A और B बन गए। एक मिनट, अगर दोस्ती में एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो क्या ब्रेकअप के लिए यानी किसी चीज को तोड़ने के लिए हमें हमेशा बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है? क्या बात है, एकदम सही पकड़ा। एक मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। लगानी ही पड़ेगी? हाँ, और ये एनर्जी 3 तरीकों से दी जा सकती है। अगर आप गर्मी देकर किसी चीज को तोड़े तो वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में चूना पत्थर CaCO3 को गर्म करके चूना CaO बनाया जाता है। अच्छा, दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है बिजली यानी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाना। और तीसरा और सबसे दिलचस्प तरीका है सूरज की रोशनी यानी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सूरज की रोशनी से भी चीजें टूट सकती हैं। हाँ, अगर आप सिल्वर क्लोराइड जो एक सफेद पाउडर है उसे धूप में रख दें तो वो ग्रे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट उसे तोड़कर सिल्वर और क्लोरीन में अलग कर देती है। और पता है ये रिएक्शन कहाँ इस्तेमाल होती थी? कहाँ पर? पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। फिल्म पर इसी तरह के सिल्वर कंपाउंड्स की कोटिंग होती थी। अरे वाह, तो हमने दोस्ती देख ली, ब्रेकअप देख लिया, पर असल दुनिया में तो और भी ड्रामा होता है। हाँ। तब क्या होता है जब कोई नया ज्यादा ताकतवर एलिमेंट मैदान में आता है? क्या वो किसी कमजोर की जगह ले सकता है? हाँ, बिल्कुल। और यहीं से विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कहानी शुरू होती है। इसका सीधा सा फंडा है मोर रिएक्टिव किक्स आउट लेस रिएक्टिव। मतलब ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके कंपाउंड से लात मारकर बाहर निकाल देता है। एकदम। इसका कोई क्लासिक एक्सपेरिमेंट याद है? वो लोहे की कील वाला। हाँ,
ये तो केमिस्ट्री लैब का सबसे विजुअल और मैजिकल एक्सपेरिमेंट है। आप एक कॉपर सल्फेट का नीला घोल लीजिए, एकदम नीले स्याही जैसा, और उसमें एक लोहे की कील डाल दीजिए। लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। वो कॉपर को कहता है, भाई अब तुम्हारी जगह मेरी है। लोहा सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेता है और बेचारा कॉपर अकेला रह जाता है। तो हमें दिखेगा क्या? लैब में क्या दिखेगा? आपको दिखेगा जादू। घोल का नीला रंग धीरे धीरे हल्का होकर हरा होने लगेगा। हरा? हाँ, क्योंकि आयरन सल्फेट का रंग हरा होता है। और जब आप कील को बाहर निकालेंगे तो उस पर कॉपर की एक भूरी परत चढ़ी होगी। अच्छा, वो बेचारा कॉपर कील पर आकर जम गया है। कमाल है। और फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे नोट्स में द ग्रेट एक्सचेंज ऑफ आयन्स कहा गया है। ये क्या है? पार्टनर स्वैपिंग? आप इसे ऐसा ही समझ सकते हैं। इसमें दो कंपाउंड्स अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। कैसे? जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों पानी में घुलनशील हैं, मतलब उनके घोल एकदम साफ होते हैं। ट्रांसपेरेंट? हाँ, जैसे ही आप इन दोनों साफ लिक्विड्स को मिलाते हैं, अचानक से एक सफेद सॉलिड पदार्थ बनता है जो नीचे बैठ जाता है। मतलब दो क्लियर लिक्विड्स को मिलाया और अचानक एक पाउडर बन गया? एग्जैक्टली। ये सफेद पाउडर बेरियम सल्फेट है जो पानी में नहीं घुलता। अच्छा। इस न घुलने वाले सॉलिड को अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली और बेरियम ने सोडियम की। दोनों ने अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लिए। और एक नया इनसॉल्युबल कपल बन गया। कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रेडॉक्स। इन्हें मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये ना मैंने बहुत सुना है। और आप हर पल इसे देखते भी हैं। सरल भाषा में ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। ओके। और रिडक्शन इसका ठीक उल्टा है, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। जरूर। अगर आप कॉपर पाउडर को गर्म करें तो वो हवा के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके काला पड़ जाएगा। काला? हाँ, ये बना कॉपर ऑक्साइड। यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर का हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब इस काले कॉपर ऑक्साइड पर अगर हम हाइड्रोजन गैस डालें और गर्म करें तो हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को छीन लेगा और पानी बना लेगा। तो कॉपर का क्या होगा? कॉपर बेचारा फिर से अकेला और भूरे रंग का हो जाएगा। अच्छा, तो इस दूसरे स्टेप में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो उसका हुआ रिडक्शन। हाँ। और हाइड्रोजन ने वो ऑक्सीजन ले लिया तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। वाह, मतलब एक ही रिएक्शन में एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरी रिड्यूस। बिंगो। इसीलिए इसे रिडॉक्स कहते हैं, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। समझ गया। अब इसका हमारी रोज की जिंदगी पर जो असर है वो बहुत बड़ा है। पहला है संक्षारण यानी करोजन। मतलब लोहे पर जंग लगना? सिर्फ लोहा ही नहीं, ये असल में धातुओं का धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर खराब होना है। लोहे पर भूरी जंग लगती है, चांदी हवा में काली पड़ जाती है, तांबे और कांसे पर हरी परत जम जाती है। हाँ, देखा है। ये सब करोजन के ही रूप हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया भर में देशों को हर साल खरबों डॉलर का नुकसान सिर्फ पुल, जहाज और इमारतों को जंग से बचाने में होता है। बाप रे। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। और दूसरा असर, वो चिप्स के पैकेट वाला? हाँ, दूसरा असर है विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। जब तेल या फैट वाली खाने की चीजें हवा के संपर्क में आती हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि ऑक्सीजन ना रहे और चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो। बिल्कुल। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती। लेकिन ये ऑक्सीडेशन का खेल सिर्फ चिप्स तक सीमित नहीं है। और कहाँ है? हमारे शरीर में भी फ्री रेडिकल्स नाम के मॉलिक्यूल यही काम करते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, उन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर खाना खाओ, रंग बिरंगे फल और सब्जियां। वो एंटीऑक्सीडेंट्स असल में हमारे शरीर के सेल्स को बासी होने से बचा रहे हैं। क्या बात है। मतलब चिप्स के पैकेट से लेकर हमारी अपनी हेल्थ तक हर जगह रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है। हर जगह। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की दुनिया। हमने एटम्स की सीक्रेट भाषा को क्रैक करने की कोशिश की, देखा कि कैसे उन्हें लिखा और बैलेंस किया जाता है, और उनकी दोस्ती, ब्रेकअप और अदला बदली की कहानियों को समझा। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि ये कहानियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोहे पर लगने वाले जंग से लेकर हमारे शरीर के सेल्स तक
हर जगह अपना असर दिखा रही हैं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है। हमने देखा कि कुछ रिएक्शंस में एनर्जी निकलती है, मतलब एक्सोथर्मिक, और कुछ में एनर्जी सोख ली जाती है, यानी एंडोथर्मिक। हाँ। जरा सोचिए, जब इस ब्रह्मांड में हर सेकंड खरबों खरब केमिकल बॉन्ड्स बन और टूट रहे हैं, तो एनर्जी का ये इतना विशाल लेन देन आखिर बैलेंस कैसे होता है? और ये एनर्जी फंडामेंटली आती कहाँ से है और जाती कहाँ है?